तो चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं 1 मिनट पूरी रिपोर्ट, हमारा खास कार्यक्रम। मैं हूं आरती देशवाल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर किस तरह से मोदी सरकार जश्न की तैयारी कर रही है। बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े जश्न मनाए जा रहे हैं। बीजेपी ने देश के अलग अलग राज्यों में कार्यक्रमों की तैयारी की है। मोदी सरकार के 8 साल आज पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद 2019 में वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। बीते 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं की शुरुआत की। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी बड़े जश्न की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें मोदी सरकार की 8वीं वर्षगांठ मनाने की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बीजेपी देश भर में 30 मई से 15 जून तक सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण विषय पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी 31 मई को पीएम मोदी का दौरा है, जहां मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरा हो रहे हैं। मोदी सरकार 2.0 की ये तीसरी वर्षगांठ है और इस मौके पर देश भर में अलग अलग राज्यों में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली एनसीआर में सांसदों के साथ बैठक की। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक की। इस बैठक में हरियाणा के बीजेपी सांसद विधायक मौजूद रहे। बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत के सांसद और विधायक शामिल हुए, तो वहीं बाकी के 7 लोकसभा क्षेत्र के विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कमजोर बूथों को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। बीजेपी के सांसदों ने इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण बताया। पूरे हो गया, सबका साथ, सबका विकास, सबका भी विश्वास जीता है। अगर कोई कमी रहेगी तो 2 साल है। आप मीडिया भी बताएगा, लोग भी बताएंगे, हम बेहतर से बेहतर काम करेंगे। और वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव के लिए तैयार होने के साथ साथ बीजेपी जीत का दावा भी कर रही है। निकाय चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है और बहुत इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो ये डायरेक्ट चुनाव रखे हैं, तो इसमें सब लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक सही जो है कैंडिडेट को चुने और अपना मेयर बनाए। तो हरियाणा बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है और तैयारियों में पूरी की पूरी बीजेपी अब जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर चुकी है। 6 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट, जिसमें किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक के लिए सौगात है। रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट आज लखनऊ विधानसभा में पेश हुआ। 6 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक के लिए कई सौगातें रही। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। वित्तीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, जनता ने हमें सेवा का मौका दिया है। बजट में कानपुर बहराइच में एटीएस सेंटर, महिला सुरक्षा के लिए 720 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट रखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 साल के दौरान योगी सरकार की तमाम उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यूपी में जल्द ही 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। इसके साथ ही फिल्म सिटी का निर्माण भी जल्द होगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हमने प्रदेश में कानून का राज कायम किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र में बहुत काम किया। पीएम और सीएम के मार्गदर्शन में विकास हुआ। कोरोना काल में सरकार जनता के साथ खड़ी रही। किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में राशन की नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू की गई। देश में विशाल खाद्यान्न वितरण अभियान जारी है। तो यूपी सरकार ने इस बजट में सौगातों का पिटारा खोल दिया है। किसानों को सौगात दी गई है, महिलाओं और युवाओं के लिए भी सौगात सामने आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने तीसरे उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी सपा और आरएलडी के संयुक्त राज्यसभा प्रत्याशी होंगे। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से
जयंत चौधरी राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे, इसको लेकर सहमति बन गई है। पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पर प्रमुख नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद ऐलान किया गया, गठबंधन की तरफ से जयंत चौधरी राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे। सूत्रों का कहना है कि डिम्पल यादव आजमगढ़ से उपचुनाव लड़ सकती हैं। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को फोन कर जानकारी दी। दरअसल जयंत चौधरी राज्यसभा न भेजे जाने से खफा थे। चर्चा थी कि डिम्पल यादव को राज्यसभा भेजा जाएगा। इस पर जयंत चौधरी ने नाराजगी जताई थी, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने अपना फैसला बदला। डिम्पल यादव की जगह जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का फैसला हुआ। यूपी में 11 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी के 403 सदस्य विधानसभा में समाजवादी पार्टी के 111 सदस्य हैं। 3 उम्मीदवारों को आसानी से राज्यसभा समाजवादी पार्टी भेज सकती है, जिसमें अब जयंत चौधरी का नाम भी है। तो जयंत चौधरी का नाम अब निकलकर सामने आया है और पार्टी की तरफ से कहा यही गया है कि बड़ी ही आसानी के साथ हम उन्हें राज्यसभा भेज रखे गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, कोरोना की बात कर रखे गए। भारत में 23.7% उछाल के साथ बीते 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े बढ़ गए। आंकड़ा आपको बता दें तो आंकड़ा है 2628 नए कोरोना केस का। वहीं इस अवधि में कोरोना वायरस से 18 लोगों की जान गई है। आंकड़े कंट्रोल में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी एहतियात की जरूरत है। देश भर में कोरोना के नए आंकड़े जारी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कुल 2628 नए कोरोना केस मिले हैं। कोरोना संक्रमण से 18 लोगों की एक दिन में मौत हुई है। देश में एक्टिव मामलों की संख्या एक बार फिर 15,000 के पास चली गई है। बता दें, पिछले कुछ दिन के मुकाबले 26 मई को कोरोना के ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना का रिकवरी रेट 98.75% है। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो देश में 0.58 डेली पॉजिटिविटी रेट है। 24 घंटे में कुल 2167 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। 84 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। एक दिन पहले यानी 25 मई के आंकड़ों की बात करें तो 2124 कोरोना केस मिले थे। पिछले दिन के मुकाबले 1675 मामलों के मुकाबले 449 केस ज्यादा है। देश में कोरोना के केस भले अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की ड्राइव जारी है। लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है। आंकड़े भले ही कम नजर आ रहे हो, लेकिन वो दौर आप याद कीजिए जब देश में लाखों लाख केस एक दिन में सामने आ रहे थे। बहुत जरूरी है कि कोरोना काल में अब भी कोरोना को लेकर पूरी तरह से एहतियात बरती जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस वक्त के सबसे चर्चित मुद्दे की। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद है, मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर वाराणसी की जिला अदालत में आज एक खास सुनवाई है। आज वाराणसी कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी है। रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर वाराणसी की जिला अदालत में आज अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला जिला अदालत को ट्रांसफर हुआ है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के केस की दिशा आज तय हो सकती है। आज वाराणसी की जिला अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मुकदमा चलाने लायक है या नहीं। जिला जज A.K. विश्वेश की कोर्ट दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। वाराणसी कोर्ट इस मामले में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की मांग पर सुनवाई करके कोई फैसला ले सकता है। आज ये तय हो सकता है कि ज्ञानवापी का मुकदमा आगे चलेगा भी या नहीं। इसके अलावा सर्वे की रिपोर्ट और फोटो और वीडियो को लेकर हिंदू पक्ष की मांग पर भी जिला अदालत में बहस हो सकती है। कोर्ट ने कमिश्नर की कार्यवाही पर आपत्ति दाखिल करने के लिए दोनों पक्षों को 1 हफ्ते का समय दिया है। अदालत को यह तय करना है कि राखी सिंह समेत 5 महिलाओं द्वारा दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। इस मुकदमे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति जताई है। तो कोर्ट का आज का फैसला ही तय करेगा कि इस मामले पर आगे सुनवाई होती है या नहीं होती। तो वही केस की दिशा भी आज के फैसले पर निर्भर करती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जहां पर कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। कुपवाड़ा के जुमगुंड गांव में आतंकवादियों की ओर से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। खबर मिलने पर पुलिस ने अभियान शुरू किया, जिसमें तीनों आतंकी मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में पाकिस्तानी स्थित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी ढेर हुए हैं।
आतंकवादियों के घुसपैठ को लेकर खुफिया इनपुट मिले थे, जिसके बाद आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी के मुताबिक कुपवाड़ा में ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों को सेना और पुलिस ने रोका। तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। कुपवाड़ा एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। आतंक के खात्मे को लेकर लगातार अभियान चल रहा है और ऐसे में माना यही जा रहा है कि बहुत जल्द घाटी से आतंक खत्म होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आतंक के खात्मे की बात जरूर होती है, लेकिन आतंक खत्म होता नजर नहीं आता। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के चाडूरा में आतंकियों ने एक कश्मीरी टीवी महिला कलाकार अमरीन भट्ट के घर के अंदर घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी में अमरीन भट्ट का भतीजा घायल हो गया। घटना के बाद से इलाके के लोग सख्ते में हैं। रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंक के खात्मे के लिए हर दिन अभियान चल रहा है, लेकिन आतंकियों के हौसले कहां पस्त होने का नाम ले रहे हैं। इसकी एक बानगी दिखी बुधवार को, जब सेंट्रल कश्मीर के बडगाम जिले में एक महिला टीवी कलाकार अमरीन भट्ट को गोली मारकर मार दिया गया। दरअसल आतंकी टीवी कलाकार के घर में घुसे और फायरिंग कर दी, जिसमें टीवी कलाकार अमरीन की जान चली गई और उसका 10 साल का भतीजा गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। अमरीन सोशल मीडिया पर अक्सर अपने वीडियो जारी किया करती थी और श्रीनगर दूरदर्शन केंद्र से प्रसारित कुछ धारावाहिकों में काम भी उसने किया है। तो वहीं वारदात के बाद आतंकी फरार हो गए। पुलिस की तरफ से तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि अमरीन की हत्या में शामिल तीनों आतंकियों की पहचान हो गई है। ये आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं। तो वहीं घटना के बाद से ही अमरीन के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके में मातम का माहौल है। अमरीन भट्ट एक कश्मीरी टीवी कलाकार थी। वो दूरदर्शन के कुछ कार्यक्रमों में भी आ चुकी थी, कश्मीरी एल्बम कर चुकी थी। परिवार को इस बात का भी सदमा है कि कभी कोई धमकी नहीं मिली, कभी किसी से कोई रंजिश नहीं रही, बल्कि उनके घर में घुसकर इस वारदात को कुछ आतंकियों ने अंजाम दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें रोडवेज बस ने सड़क किनारे खड़ी पीआरवी को उड़ा दिया। हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। रिपोर्ट देखिए। यूपी के फिरोजाबाद में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रोडवेज बस ने पुलिस की पीआरवी गाड़ी को रौंद दिया। हादसे में पीआरवी के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। ये पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र के नगला सिकंदर के पास का है। एक पुलिस की पीआरवी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी। पुलिसकर्मी गाड़ी से निकलकर नजदीक की एक दुकान में किसी काम से गए थे। तभी एटा की ओर से एक रोडवेज बस आती नजर आती है, जिसमें रोडवेज बस तेज रफ्तार से आई। पीआरवी डायल 112 को रौंदती हुई चली गई। इस मामले में बस चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूरी घटना वहां बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। वीडियो देखकर हर कोई हैरान है। अगर कोई भी गाड़ी के अंदर होता तो बचना नामुमकिन था। वीडियो देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। भले ही हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने यह बता दिया कि हादसा बड़ा हो सकता था, भयंकर हो सकता था। गनीमत ही रही है कि किसी की जान नहीं गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की बात करते हैं। गुरुग्राम नगर निगम और जीएमडीए की तरफ से मानसून की तैयारियों के हर साल बड़े बड़े दावे होते हैं। इस बार शहर में जल भराव नहीं होगा, ये कहा जाता है, लेकिन 2 दिन पहले आई बरसात ने इन तमाम दावों की एक बार फिर पोल खोल दी। देखिए। गुरुग्राम में बारिश के बाद पानी निकासी के लिए बादशाहपुर नजफगढ़ ड्रेन एकमात्र जरिया है, लेकिन बादशाहपुर ड्रेन में अभी काफी सफाई की जरूरत है। कई जगह मिट्टी भरी है। यही वजह है कि मानसून के दौरान बारिश के बाद पानी निकासी में काफी दिक्कत आने वाली है। ऐसे में सवाल है कि आने वाले दिनों में गुरुग्राम को डूबने से प्रशासन कैसे बचाएगा। इससे काफी परेशानियां होती हैं हमें, क्योंकि जैसे हम सुबह उठते हैं, जाते हैं ऑफिसों के लिए, अपने काम धंधे के लिए, तो देखते हैं रोड के ऊपर पानी भरा पड़ा है। जाते हैं कपड़े गीले हो जाते हैं, बाइकें बंद हो जाती हैं, किसी की व्हीकल बंद हो जाते हैं, तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक, सिग्नेचर टावर, इफ्को चौक, सुभाष चौक, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर 15, सेक्टर 10, पालम विहार, उद्योग विहार जैसे ऐसे चुनिंदा पॉइंट्स हैं जहां जल भराव की समस्या हर साल देखने को मिलती है। इसके अलावा गुरुग्राम के तमाम अंडरपास भी जल भराव की समस्या से जूझते हैं। गुरुग्राम में जिस तरह से
हर बारिश में जल भराव की समस्या पैदा होती है, उसको देखते हुए नगर निगम की तरफ से 80 ऐसे पॉइंट सुनिश्चित किए गए हैं जहां जल भराव के खिलाफ एक्स्ट्रा पंप लगाने की तैयारी हो रही है। तो अब देखना होगा कि मानसून के आगमन से पहले जब ये हालात हैं तो मानसून के दौरान क्या होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर परिषद चुनाव को लेकर एनओसी लेने के लिए भावी उम्मीदवारों की भीड़ नजर आई है। एनओसी के लिए नगर परिषद ने एक नया नियम भी बनाया है। भावी उम्मीदवारों का कहना है कि एनओसी के लिए कर्मचारी उन्हें भटकाने में जुट गए हैं। रिपोर्ट देखिए। शहरी स्थानीय निकाय यानी शहर की सरकार के लिए चुनावी बिसात बीत चुकी है। तारीखों के ऐलान हो चुके हैं। 30 मई को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। नामांकन से पहले नगर परिषद, सहकारी बैंक, बिजली विभाग और जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग से एनओसी लेना जरूरी है। एनओसी के लिए नगर परिषद में भावी उम्मीदवारों की लंबी लाइनें लग रही हैं। नगर परिषद ने एनओसी देने के लिए नया शपथ पत्र लगा दिया है। शपथ पत्र के साथ घर में उम्मीदवार रहता है उसका उसी घर के सामने फोटो होना जरूरी है। फैमिली आईडी, आधार कार्ड, रजिस्ट्री की कॉपी भी साथ लगेगी। बकाया भुगतान होगा तभी मिलेगी एनओसी। नगर परिषद के नए नियमों से भावी उम्मीदवार परेशान है। भावी उम्मीदवारों का कहना है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में भटकाया जा रहा है। उम्मीदवारों का कहना है कि कोई अधिकारी परिषद में ऐसा नहीं है जो लोगों की समस्या का समाधान कर सके। हाउस टैक्स भरने के बाद भी रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं किया गया। खुद जिला उपायुक्त ने भी नगर परिषद में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया है। बहादुरगढ़ में जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ 30 मई से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया को लेकर चर्चा की। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में अगली खबर पलवल से है, जहां पर फरीदाबाद पलवल के बीच नेशनल हाईवे 19 पर गदपुरी में लगाए जा रहे टोल को हटाने की मांग चल रही है। अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा है। रिपोर्ट देखिए। पलवल फरीदाबाद के बीच नेशनल हाईवे 19 पर गदपुरी में लगाए जा रहे टोल को हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा। टोल हटाओ संघर्ष समिति के संयोजक रतन सिंह सरोत ने कहा कि टोल पर चल रहा धरना चौथा दिन है। धरने में लगातार मजबूती मिलती रही है। फरीदाबाद और पलवल के आसपास के गांव के लोग भी रोजाना भारी संख्या में उन्हें समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। गदपुरी गांव की सैकड़ों महिलाओं और ग्रामीणों ने धरने पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। आरोप है कि करोड़ों रुपए की पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा कर टोल प्लाजा बनाया। 22 मई को टोल को लेकर एक महापंचायत आयोजन हुई थी, जिसमें पलवल फरीदाबाद के लोगों ने फैसला लिया था कि जब तक यहाँ से टोल नहीं हटाया जाता तब तक टोल पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। तो धरना इस क्यू कंपनी ने हमारे 4.5 एकड़ जमीन जिस पर अवैध कब्जा किया हुआ है उसके ऊपर हमने इलाके से अपील की थी। सारा इलाका हमारे गांव के साथ है। जब तक ये जमीन खाली नहीं कर देंगे जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। टोल हटाने के विरोध में व्यापारिक सामाजिक संस्थाओं, कांग्रेस के नेताओं के अलावा किसान संघर्ष समिति ने भी अपना समर्थन दिया है। तो अब टोल हटाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर लगातार धरना दिया जा रहा है। देखना होगा इसको लेकर प्रशासन कब तक संज्ञान लेता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पानीपत के डीसी सुशील सारवान एक्शन मोड में नजर आए हैं। लेट आने वाले कर्मचारियों को सबक सिखाने के लिए डीसी की ओर से वो सब किया जा रहा है जो अधिकारियों के लिए अब मुश्किलें खड़ी कर रहा है। देखिए। अक्सर सरकारी बाबू के दफ्तरों में लेट लतीफी आने की खबर तो आपने जरूर सुनी होगी और ऐसा अक्सर होता भी है कि जनता लाइन में खड़े रहती है और ये देखा भी जाता है कि अक्सर सरकारी विभागों में कई बार अफसर, अधिकारी और कर्मचारी लेट ही आते हैं। जनता लाइनों में खड़ी रहती है लेकिन अफसर, अधिकारी दिखाई नहीं देते। अब इसी समस्या का समाधान करने के लिए पानीपत के डीसी ने एक बीड़ा उठाया। पानीपत के डीसी सुशील सारवान ने अपने अफसर और कर्मचारियों को सुधारने के लिए शुक्रवार सुबह लघु सचिवालय में आकर गेट पर ही ताला जड़ दिया। डीसी खुद गेट पर खड़े होकर हाजिरी लेने लगे। लेट आने वाले सरकारी बाबू की गैर हाजिरी भी लगा डाली गई। इतना नहीं, गेट के बाहर खड़े कर्मचारी लोक लगने से असहाय नजर आए। उन सभी के नाम नोट किए गए और भविष्य में उनको समय पे आने की चेतावनी दी भी गई और सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत जरूरी है। पानीपत के डीसी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अधिकारी कर्मचारी समय पर अपने कार्यालय में आकर जनता का काम निपटाए, वरना आने वाले वक्त में ये सख्ती और भी ज्यादा होगी।